रेंज स्तर पे एक अधिकारी हैं हमारे डिप्टी एसपी उनियारा श्री शकील अहमद, उनको उत्कृष्ट सेवा मेडल मिला है। उनको वो भी आज फॉर्मली उनको हुक ऑन किया गया। छोटा भाई अकील जो RAS अधिकारी है, सिंगिंग वगैरह तो आप आवाज़ सुन ही रहे हो मेरी कैसी है ना। कहीं फील्ड में जाता हूँ, मुझे कहीं क्रिकेट खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए लड़के मिलते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 10, 15, 20 मिनट जो मिल जाए उनके साथ में। खेत में भी अगर खेल रहे हैं तो मैं गाड़ी रुकवा के 10-15 मिनट खेल ही लेता हूँ। गाँव से फ़ोन आ गया और चांस ऐसा था कि मैं उस टेलीफोन पर ही बैठा हुआ था। मैंने उठाया तो उसके गाँव से फ़ोन था कि साहब उनको छुट्टी भेज दो और उनका बेटा एक्सपायर हो गया। मतलब आपको बता नहीं सकता, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता उस चीज़ को। मैंने उसे फिर बुलाया फ़ोन करके, तो उसने कहा साहब अब तो आप खुश हो। अब ये जो उसके शब्द थे, इनके पास, मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं था। चौपाल गॉसिप में आपका स्वागत है। मैं इमरान। आज हमारे साथ हैं RPS शकील अहमद साहब, जो टोंक जिले के उनियारा में CO पद पर कार्यरत हैं। उनसे जानते हैं उनके सफ़रनामे के बारे में। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अपने बारे में बताइए, किस तरह का आपका सफ़रनामा रहा, कहाँ से आप हैं? देखिए, बेसिकली मैं सीकर में गांव है हमारा जेवली, लेकिन बहुत पहले, आज से तकरीबन 100 साल पहले मेरे दादाजी जेवली से शिफ्ट हुए जोधपुर। वो आर्मी में थे, कांस्टेबल पद पे भर्ती हुए, बाद में कमीशन प्राप्त किया, लेफ्टिनेंट हुए। उसके बाद में लास्ट में जब वो रिटायर हुए तो वो कर्नल पद से रिटायर हुए। कर्नल जाब्दी खां उनका नाम था जी। और तो दादाजी शिफ्ट हो गए थे अराउंड 1920 के आसपास जोधपुर। तो हम लोग तभी से जोधपुर रहने लगे। मेरे फादर वगैरह, मेरा बर्थ, हम सभी का बर्थ जोधपुर हुआ। लेकिन फिर मेरे फादर की सर्विस जयपुर थी, सर्वे ऑफ इंडिया में। तो मेरे फादर जयपुर शिफ्ट हो गए 71 में। पहले क्या, फादर का ऑफिस था सर्वे ऑफ इंडिया, वो माउंट आबू में था जी। तो 67 में फादर भर्ती हुए, 4 साल माउंट आबू रहे। फिर 71 में पूरा ऑफिस सर्वे ऑफ इंडिया का जयपुर आ गया जी। तो जयपुर आने के बाद फादर शिफ्ट हो गए। उसके बाद हम लोग भी 77 के अराउंड हम लोग भी जयपुर शिफ्ट हो गए। हमारी स्कूलिंग वगैरह सब जयपुर हुई। तो उस हिसाब से हम लोग, अब देखा जाए तो पिछले 40-45 साल से जयपुर के ही हैं। उसके बाद स्कूलिंग जयपुर ही हुई जी। और जयपुर में ये था कि शुरुआत हम लोगों ने की थी। उस टाइम इतना ट्रेंड नहीं था इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वगैरह का। प्राइमरी एजुकेशन आपकी जयपुर में हुई? प्राइमरी एजुकेशन मेरी जयपुर में हुई। एक अच्छा स्कूल था टाइनी टॉट्स करके, जो आज भी जयपुर में है। टाइनी टॉट्स से हमने अपनी प्राइमरी एजुकेशन की। पहले तो जो प्री प्राइमरी थी एक्चुअली, नर्सरी, KG, प्रेप वगैरह, वो हमने उससे की, टाइनी टॉट्स से। उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया सेंट जेवियर्स जयपुर। सेंट जेवियर स्कूल एक रेप्यूटेड स्कूल है, आज भी उसका नाम है। सभी जगह, बॉम्बे में है, पटना में है, कोलकाता में है, सभी जगह ऑल ओवर वर्ल्ड उसका नाम है। तो जेवियर से हमारी स्कूलिंग हुई। उसके बाद हम लोगों ने ग्रेजुएशन भी राजस्थान में ही किया, राजस्थान कॉलेज में जयपुर से, राजस्थान यूनिवर्सिटी, वहाँ से ग्रेजुएशन किया। तो उस टाइम ग्रेजुएशन करने के बाद कॉम्पिटिशन्स वगैरह की तैयारी करने लगे, और उस दौरान BEd भी कर लिया था। 3-4 एग्ज़ाम्स और भी पास हुए। फिर ये सब इंस्पेक्टर वाले एग्ज़ाम में हमारा फाइनली 1997 में सिलेक्शन हुआ था, और 20 नवंबर 97 को मैंने पुलिस जॉब ज्वाइन की थी। तमन्ना शुरू से थी पुलिस में जाना है या अध्यापक बनना है? नहीं, तमन्ना ऐसा सच कुछ नहीं थी। बेरोज़गार थे, हालांकि ज़्यादा बेरोज़गारी नहीं देखी हमने। 95 में ग्रेजुएशन की, 96 में BEd किया, 97 में नौकरी लग गई। तो बेरोज़गारी ऐसा सच देखी भी नहीं। लेकिन देखते हैं साथ वालों को, आज भी हमारे टाइम के लोग
जो नहीं लग पाए किसी प्रकार की जॉब में, प्राइवेट जॉब में है, तो वो वाली चीज़ थी। ऐसा सच किसी तरह का कोई मानस नहीं था कि जो बच्चे को कहते हैं मैं बचपन से इंजीनियर बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था, ऐसा कुछ नहीं था। फादर ने अच्छी स्कूलिंग कराई, तो एक अच्छा ये था कि एक गेजेटेड ऑफिसर की जॉब मिल जाए। अब वो सब उसमें ये था कि अब फादर ने हम तीनों भाइयों को वहाँ, हालांकि उनकी जॉब इतनी वो नहीं थी, वो एक बाद में गेजेटेड ऑफिसर से रिटायर हुए हैं, तो शुरुआत में काफ़ी दिक्कतों का उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया जीवन में, काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए तीनों भाइयों को हमें सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ाया, जिसमें मेरा छोटा भाई अकील जो RAS अधिकारी है और सबसे छोटा जमील है, तो उसकी जयपुर में वीकेंड नाम से स्कूल्स की चेन ऑफ स्कूल्स है, उसकी तकरीबन 9 ब्रांचेस हैं जयपुर में। सर, पुलिस बड़ा टफ जॉब है, लेकिन जब आप पुलिस में आए, आपका सिलेक्शन हुआ, तो ट्रेनिंग के दौरान तो बड़ी दिक्कत आई होगी। ऐसा कोई किस्सा जो आपको याद हो, परेशान हो गए हो आप ट्रेनिंग के दौरान? नहीं, एक्चुअली ट्रेनिंग में देखा जाए तो फिज़िकल वर्क होता है जी। सुबह 5 बजे उठने वाला, दिन भर आपको लगातार ट्रेनिंग करनी है, उसी बीच आपको इंडोर क्लासेस भी ज्वाइन करनी है और भी चीज़ें हैं, रूट मार्च। तो शुरू से मेरा जो था शौक़ कह लीजिए, हॉबी कह लीजिए, आउटडोर गेम्स ज़्यादा रहे। फुटबॉल खेला, क्रिकेट खेला, तो हमें जो फुटबॉल क्रिकेट खेल रहे हैं उनको ज़्यादा फील्ड में भाग दौड़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती जी। क्योंकि हमने इतने साल क्रिकेट फुटबॉल खेला था, तो हमें 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कोई बड़ा इशू नहीं था। तो इस तरह की उसमें फ़िज़िकल में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। और लॉ तो ऐसा है कि आपको लगातार पढ़ना ही है। वहाँ जो पढ़ लिया उसके बाद कितने अमेंडमेंट्स आ गए, IPCC RPC वगैरह, ये लगातार चेंज होते ही रहते हैं, इनमें अमेंडमेंट आते रहते हैं, तो ये तो रेगुलर पढ़ना ही पड़ता है। तो एज सच ट्रेनिंग में इस तरह की कोई डिफ़िकल्टी वहाँ आती है जो आदमी बाहर नहीं हो, जिसने पहले कभी फ़िज़िकल किसी तरह का काम नहीं किया हो। मान लो कोई गेम्स वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं है, घर में ही रहा है, उसे अचानक आप कह दो 5 किलोमीटर दौड़ना है, 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो उसके लिए दिक्कत आती है। वो भी शुरुआती दिक्कत है, 10-15 दिन बाद सब कुछ आदमी रूटीन में आ जाता है। सुबह 4 बजे उठना है, ये वहाँ एक टाइम टेबल होता है। ट्रेनिंग में कई एक्टिविटीज़ भी होती हैं सर, आप शामिल हुए उनमें? हमारे स्पोर्ट्स वगैरह के इवेंट्स होते थे जी। काफ़ी, और भी तरह के थे, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती थी, और दूसरे इवेंट्स जितने भी हमारे ट्रेनिंग से रिलेटेड, फायरिंग की, जैसे हमारे फायरिंग के टेस्ट होते थे, एग्ज़ाम भी होते थे, कंपटीशन भी होता था। तो उस तरह की हमारे उस तरह के काफ़ी वो थे जिनमें हमने कई बार, अब वो सब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपने उन चीज़ों की प्रैक्टिस की है। पिस्टल शूटिंग जैसे मेरी काफ़ी अच्छी थी, उसके अलावा ये जो स्मॉल वेपन्स में अच्छी शूटिंग थी, तो ये चीज़ें आगे जा कर के बीच में एक बार टीम में भी शामिल किया गया, लेकिन फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में, इसलिए मैं उसमें तो ये गया। फुटबॉल आप स्कूली टाइम से खेलते थे या बाद में कॉलेज टाइम में आप? नहीं, कॉलेज टाइम में तो एक्चुअली क्या सब कुछ चेंज हो गया। उसके बाद तो फिर वो ग्रेजुएशन के साथ कंपटीशन की तैयारी वगैरह में लग गए, करीब खेल छूट से गए थे, कम था। लेकिन स्कूल टाइम में तो रेगुलर था हमारा, दिन में तो होता ही था, उसके अलावा शाम को भी हमारे गेम्स की वो चला करती थी कोचिंग वगैरह, तो वो भी अटेंड करते थे। तो स्कूल टाइम में काफ़ी रहा स्पोर्ट्स का, और ग्रेजुएशन के दौरान ऐसा सच इतना वो नहीं रहा। बाकी उसके बाद तो फिर नौकरी में आने के बाद तो समय मिलना ही मुश्किल हो जाता है। शौक क्या क्या है सर आपके? खेलना मेरा शौक़ ज़रूर रहा है, फिल्म देखना कोई शौक़ नहीं है मेरा, और सिंगिंग वगैरह तो आप आवाज़ सुन ही रहे हो मेरी कैसी है है ना। तो सिंगिंग वगैरह, खेलना, स्पोर्ट्स का जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, अभी भी मैं कहीं फील्ड में जाता हूँ, मुझे कहीं क्रिकेट खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए लड़के मिलते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 10, 15, 20 मिनट जो मिल जाए, उनके साथ में, खेत में भी अगर खेल रहे हैं तो मैं गाड़ी रुकवा के 10-15 मिनट खेल ही लेता हूँ। तो ये इस तरह का शौक़ है कि मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ गाड़ी ज़रूर रोकता हूँ। हाँ, स्पोर्ट्स का मैंने शुरू से वो रहा था। लॉन टेनिस भी खेला मैंने, नहीं इतना आगे नहीं गया। मैं स्कूल टाइम में स्कूल टीम में ज़रूर हुआ करता था, उसके अलावा मैं उससे आगे मैंने ट्राई भी नहीं किया। पुलिस बड़ी टेंशन भरी जॉब है सर, जब आप टेंशन में जाते हैं तो
क्या करते हैं, या परिवार में किससे बात करते हैं जिससे आपका मन हल्का हो जाता हो? हाँ, नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जी। आपका काम। यदि आपको ऐसा लगता है कि गलत है या आपसे कोई गलती हो गई तो उसमें सुधार की भी काफ़ी गुंजाइश होती है। अधिकारियों से बात कर लेते हैं। एक मेजर फैक्टर है फैमिली सपोर्ट वाला। जी जी। तो फैमिली की तरफ से अब जॉइंट फैमिली है आज भी हमारी। अच्छा, साथ तो सारे साथ हाँ, तीनों भाई हम एक ही घर में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। क्या बात। पूरी फैमिली हमारी जॉइंट फैमिली है। तो इसलिए अब जैसे मैं कहीं भी जॉब करता हूँ तो मुझे घर की तरफ से एक टेंशन नहीं रहती जी। कि मुझे कोई काम है, छोटे भाई वहाँ हैं, बच्चे वहीं पढ़ते हैं। मैं जहाँ भी बाहर पोस्टेड रहता हूँ तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि मैं अपनी फैमिली को इधर बुला लूँ या वहाँ पर उनको कोई दिक्कत आ रही है। सभी प्रकार की जॉइंट फैमिली का ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो लोग आजकल न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं उनके साथ काफ़ी दिक्कत आती है कि उनको बार बार छुट्टी जाना पड़ता है। वो फिर क्या है, एक दिन की छुट्टी भी जाते हैं ना, तो जिस दिन जा रहा है वो दिन, एक दिन की छुट्टी नेक्स्ट दिन आता है, 3 दिन खराब होते हैं, उसमें फिर काम प्रभावित होता है। तो मेरे साथ ये चीज़ रही कि मैं अधिक से अधिक समय दे पाता हूँ कि मुझे घर की तरफ से इतना वो नहीं रहता। ज़रूरी काम होता है तो जाना पड़ता है। बाकी रोज़ाना भागने वाला कुछ लोग हैं जिनकी आदत में ये रहता है कि हर सैटरडे संडे को चाहे 2 घंटे के लिए जाएं। अब उनकी न्यूक्लियर फैमिली की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैं ज़्यादा नहीं जानता। जो भी दिक्कत आती है सभी लोग सपोर्ट करते हैं। ऊपर वाले ऑफिसर्स काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। अगर आप उनको बिल्कुल, मेरा ही मानना है कि आप जानबूझकर गलती करो मत। अगर आपसे गलती होती, काम करोगे तो गलती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और घर पे फैमिली में फादर मदर से बात करनी पड़ती है लगातार, तो उनका भी सपोर्ट मिलता रहता है कि भाई किसी तरह की टेंशन है तो 1-2 दिन की छुट्टी आ जाना, ये कर लेना, इस टाइप। जब आप छुट्टी पर घर जाते हैं जी, कोई भी शख्स हो, कितना ही बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन उसके दिमाग में बचपना तो रहता है। जब आप जाते हैं घर पे जी, तो बच्चों के साथ खेलते हैं? अब एक्चुअली बच्चे, अब फ़िलहाल आप वर्तमान की बात करें तो अब बच्चे बड़े भी हो गए। हालांकि और भतीजे भतीजियाँ वगैरह हैं, उनके साथ बिल्कुल लगातार उनके साथ घूमना, उनके साथ मार्केट में जाना, उनके साथ गार्डन में जाना, ये चीज़ें लगातार समय जितना मिलता है 1 दिन का 2 दिन का, पूरी कोशिश करते हैं कि उनको समय देने की कोशिश करें। हालांकि अब बच्चे बड़े होने के बाद पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं। इधर उधर घूमना आजकल वो पहले वाला कल्चर नहीं रहा कि आदमी ग्रेजुएशन तक तो खेल कूद में लगा हुआ है, उसके बाद सोचता है कि अब आगे कुछ करना। आजकल तो आपको पता है कि 5वीं 6ठी क्लास से ही लोग इंजीनियर डॉक्टर बनने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। बड़ा प्रेशर है आजकल पढ़ाई का, पहले ऐसा नहीं था हमारे टाइम पे। तो अब हम भी उनको डिस्टर्ब नहीं करते कि भाई बीच में जा कर के उनकी पढ़ाई, अब जैसे मैं कई बार बुलाने की कोशिश करता हूँ बच्चों को तो वो नहीं आते हैं कि हमारी अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इस टाइप से। क्या तैयारी? मेरी बड़ी वाली डॉटर ने ग्रेजुएशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसने इकोनॉमिक्स और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, अब वो कॉम्पिटिशन्स की ICS वगैरह की तैयारी कर रही है। एंड छोटी वाली डॉटर ने अभी 12th किया है और वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एडमिशन टेस्ट वगैरह उसकी तैयारी में है, इंजीनियरिंग के उसमें लगी हुई है। सर, पुलिस में आपकी लंबी सर्विस हो गई, ऐसी कोई घटना याद है आपको जो आपके दिलो दिमाग में छाप छोड़ गई हो यार, जो आपको विचलित करती हो? मेरे साथ एक घटना काफ़ी पहले हुई थी, वो बड़ी वो थी हृदय विदारक कह लो आप, कि मेरे लिए विचलित करने वाली। कि एक कांस्टेबल मेरे पास आया था, काफ़ी साल पुरानी बात है, तकरीबन 17-18 साल पुरानी। 14 अगस्त का दिन था। उसने आकर के मेरे से एक छुट्टी मांगी। साहब मैं छुट्टी जाना चाहता हूँ, मेरे बेटे के बुखार है। मैंने कहा यार कल 15 अगस्त की ड्यूटी भी है और आपकी वहाँ पर ड्यूटी लगा रखी है, तो अब अचानक आपको हम छुट्टी कैसे दें? तो आप कल जैसे ही 15 अगस्त वाले प्रोग्राम ख़त्म हो, आपको मैं दोपहर में अवकाश पे भेज दूँगा। उसने मेरे से एक छोटी सी बात कही कि साहब मेरे बच्चे के कुछ हो गया तो। मैंने कहा आप बड़ी अजीब बात कर रहे हो, बुखार है, आपके घर पे और भी लोग हैं वो दिखा सकते हैं जी, वो ले जा करके डॉक्टर को इलाज करा सकते हैं। बोले साहब मेरे को जाना ज़रूरी था। तो मुझे लगा कि भाई अब उस टाइम हमारी ये ऐसी सिचुएशन होती है कि हम अगर छुट्टी देते हैं तो हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है।
कि जब 15 अगस्त आपके बिल्कुल सामने था, आपने उसे ऐसे टाइम पे छुट्टी क्यों दे दी? और इतना बड़ा इशू नहीं था, बुखार चढ़ी हुई है बच्चे को, तो ये एक कॉमन चीज़ थी। इतना बड़ा उसने मुझे इशू बताया भी नहीं था कि कोई ज़्यादा बड़ा है। लेकिन फिर क्या होता है कि 15 अगस्त के दिन मैंने उसे बुलाने ही वाला था मैं, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद, लेकिन उससे पहले ही गांव से फ़ोन आ गया और मैं, चांस ऐसा था कि मैं उस टेलीफोन पर ही बैठा हुआ था। मैंने उठाया तो उसके गांव से फ़ोन था कि साहब उनको छुट्टी भेज दो और उनका बेटा एक्सपायर हो गया। तो मैं एक बार को सुन करके स्तब्ध हो गया। हाँ, स्तब्ध हो गया कि यार ये क्या हुआ। मुझे बड़ा दुख भी था। अब मैं मतलब आपको बता नहीं सकता, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता उस चीज़ को। उसे फिर बुलाया फ़ोन करके, तो उसने कहा साहब अब तो आप खुश हो। अब ये जो उसके शब्द थे, इनके पास, मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं था। बात सीधी सी तो ये है कि मेरे खुश होने जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी अब उसने इस तरह की बात कही तो मुझे लगा, हालांकि मेरी इसमें, मैं नहीं मानता आज भी कि मेरी गलती थी, क्योंकि उसने ऐसा कोई मेरे को इशू नहीं बताया था इतना बड़ा। एक सिंपल फीवर वाली बात थी कि फीवर है, लेकिन अब ये घटना हो गई। और जैसा उसने एक दिन पहले मुझे कहा था कि यार कुछ हो जाएगा बच्चे को, और वो चीज़ हो भी गई, तो मुझे लगता है कि शायद मैं अपने आप को उस दिन के बाद से माफ़ नहीं कर पाता, और ये घटना मेरे दिमाग से निकलती भी नहीं है। ये घटना तो एक तरीके से देखा जाए तो अब उसके बाद भी आज भी स्थिति ये है कि अगर वो सिचुएशन आज भी आती है तो हमारी वहीं है, हम कि हम छुट्टी दें नहीं दें, आज भी हम वहीं हैं। जी जी बिल्कुल। हालांकि मैं अब पहला डिसीजन यही लूँगा कि मैं जैसा भी होगा मैं छुट्टी दे दूँगा, क्योंकि मैं एक बार इस तरह की घटना देख चुका हूँ। तो ये एक घटना मेरे जीवन में। अवार्ड्स कई मिले हुए आपको, अभी हाल ही में भी मिला था एक। अवार्ड्स के बारे में तो सर एक्चुअली क्या है कि एक सिस्टम बना हुआ है जी। इसमें क्या क्राइटेरिया फिक्स होते हैं कि आपकी पुरानी सर्विस लास्ट 10 इयर्स की, किसी अवार्ड के लिए लास्ट 7 इयर्स की, किसी अवार्ड के लिए लास्ट 5 इयर्स की, इस तरीके अलग अलग अवार्ड के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो आपका रिकॉर्ड चेक होता है, आपका आउटस्टैंडिंग वेरी गुड अगर रिकॉर्ड है लास्ट 10 ईयर में तो आपके नाम आगे भेजे जाते हैं। उसमें स्क्रूटनी होती है, काफ़ी सारे लोग होते हैं, उसमें आपकी पुरानी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको चेक करके आगे वाले ऑफिसर्स, उसमें कमेटी वगैरह बनती है, वो कमेटी डिसाइड करके आगे अवार्ड्स भेजती है। तो इसमें एक आपका कितना अच्छा रिकॉर्ड रहता है उस पर डिपेंड करता है कि आपका नाम आगे चला जाता है और अवार्ड देखिए सर, मुझे 2010 में मेरे को मिला था एक उत्तम सेवा चिन्ह था जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में मिलता है। देन उसके बाद 2014 में मुझे मिला अति उत्तम सेवा चिन्ह। उसके बाद 2020 में मुझे 2 अवार्ड मिले हैं। एक तो मुझे मिला था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, सराहनीय सेवाओं के लिए पदक दिया जाए, पुलिस पदक। तो मुझे वो पुलिस पदक 2020 में राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त किया गया। सेकंड, मुझे अपने गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया, ये भी 2020 का ही था। तो ये एक्चुअली इसमें थोड़ा सा वो रहता है कि ये काफ़ी कम लोगों को मिल पाता है जी। तो इसमें तकरीबन प्रेसिडेंट मेडल वगैरह तो तकरीबन आधा % के आसपास लोग होते हैं और होम मिनिस्ट्री वाले में 1% लोगों को दिया जाता है। ये सराहनीय सेवाओं का अलग होता है, गैलेंट्री अलग होता है। तो मुझे दोनों ही पदक सराहनीय सेवाओं के ही हैं, उत्कृष्ट सेवा मेडल और पुलिस पदक। ये बहुत लंबा समय दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए आप पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।